फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय चैनल यार एट पी स्टडी। इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 9th साइंस की बुक का चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। ये हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 2 में आज हम करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। एटम का स्ट्रक्चर जानेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम जान चुके हैं कि एटम के अंदर दो चीज़ें होती हैं, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ये रहा प्रोटॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये वाले देखो, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। जो इलेक्ट्रॉन है ये E- लिखा जाता है और जो प्रोटॉन है यहाँ पे हमारा ये P+ लिखा जाता है। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का होता है। ठीक है, यहाँ पे दो क्वेश्चन दे रखे हैं, व्हाट आर कैनाल रेज इफ वन एटम, है ना। तो इन दोनों क्वेश्चनों को कर लेते हैं तो हमारा फर्स्ट पार्ट ना रिवाइज हो जाएगा। व्हाट आर कैनाल रेज, देखो कैनाल रेज का आंसर यहाँ पे मिल जाएगा, ये रहा। E. Gordon Pitt in 1886 discovered the presence of new radiation in a gas discharge and called them canal rays। ठीक है, आप इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हो। सेकंड क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, ये रहा, इफ एन एटम कंटेन्स वन इलेक्ट्रॉन एंड वन प्रोटॉन विल इट कैरी एनी चार्ज। अगर एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा और एक प्रोटॉन होगा तो क्या वो कोई चार्ज को अपने साथ लेके जाएगा? इसका आंसर है नहीं। ऐसा क्यों, वो भी देख लेते हैं। अगर एक्सप्लेनेशन लिखने को भी आता है एग्जाम में कि एक्सप्लेन करो, तो आप लिख सकते हो वहाँ पर। देखो जैसे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन को -1, और जैसे यहाँ पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन को +1। अगर आपको पता, अगर मैथ्स में आपने करा होगा प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये आपस में कट जाएंगे और हमारा आंसर हो जाएगा 0। कोई भी चार्ज नहीं बचा, 0 चार्ज बचा, तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा हो जाता है नो। अब हम देखेंगे एटम ऑफ द स्ट्रक्चर, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द चैप्टर। वी हैव लर्न डाल्टन एटॉमिक थ्योरी इन चैप्टर 3। हम डाल्टन एटॉमिक थ्योरी पढ़ चुके हैं चैप्टर 3 में। उन्होंने हमें क्या सजेस्ट किया था, क्या बताया था? एटम जो है वे इंडिविजुअल हैं और इंडस्ट्रेबल हैं। इंडिविजुअल मतलब ना ही तो उसे डिवाइड कर सकते, और इंडस्ट्रेबल मतलब ना ही वो कभी वहाँ से जा सकते। बट द डिस्कवरी ऑफ टू फंडामेंटल पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, पर हमने जब दो फंडामेंटल पार्टिकल्स के बारे में पढ़ा कि वे डिस्कवर हो चुके हैं, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एटम के अंदर के, इनसाइड द एटम, लेट द फेलियर ऑफ दिस एक्सेप्ट ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो इन दोनों को पढ़ने के बाद डाल्टन की जो डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी थी ना, इंडिविजुअल वाली, ये थ्योरी यहाँ पे फेल हो गई है। क्योंकि जो हमारे ये हैं एटम्स हैं, हम एटम को डिवाइड कर सकते हैं, एटम डिविजिबल हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को करने के बाद हमें ये चीज़ समझ में आती है। आगे लिखा हुआ है, इट वॉज देन कंसिडर नेसेसरी टू नो हाउ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन आर अरेंज विद इन एटम। अब हम समझेंगे, इट इज़ कंसिडर, अब हम समझेंगे एटम के अंदर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को किस तरह अरेंजमेंट किया गया है, किस तरह इनको अरेंज कर रखा है। फॉर एक्सप्लेनिंग दिस, इसे समझने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने प्रपोज किए हैं एटॉमिक मॉडल्स। इसे समझने के लिए काफ़ी सारे साइंटिस्ट ने एटॉमिक मॉडल्स बनाए। जे थॉमसन वॉज द फर्स्ट, पर यहाँ पर जे थॉमसन ऐसे फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने प्रपोज कर दिया था स्ट्रक्चर ऑफ द एटम मॉडल। जो एटम का स्ट्रक्चर है, इन्होंने यहाँ पे जे थॉमस ने सबसे पहला प्रपोज किसने किया था? जे थॉमस ने। इसको याद रखना, सबसे पहला प्रपोजल आया था एटम स्ट्रक्चर का जे थॉमसन ने। अब देखते हैं जे थॉमसन ने किस तरह का एटम, यहाँ पे एटम का स्ट्रक्चर हमें दिया। 4.2.1 थॉमसन मॉडल ऑफ एन एटम। थॉमसन प्रपोज टू द मैटर ऑफ एन एटम टू बी सिमिलर ऑफ दैट। थॉमसन ने यहाँ पे दो तरह के एग्जाम्पल दिए हैं समझने के लिए, एक तो क्रिसमस पुडिंग और यहाँ पे एक है वाटरमेलन का। ठीक है, देखो अब इन दोनों का एग्जाम्पल ना यहाँ पे लिखा तो हुआ है, जैसे कि द इलेक्ट्रॉन इन अ स्पेयर ऑफ इज अ स्पेयर ऑफ पॉजिटिव चार्ज लाइक करंट ड्राई फ्रूट्स। अब देखो जैसे कि आपका ना यहाँ पे क्रिसमस पुडिंग, आपको पता ही होगा क्या होता है, क्रिसमस पे जो मीठा बनता है उसे क्रिसमस पुडिंग कहता है। तो जैसे कि क्रिसमस पुडिंग है, इसके अंदर ड्राई फ्रूट डल रहता है, तो उन ड्राई फ्रूट्स को हम कहेंगे इलेक्ट्रॉन, एग्जाम्पल के ऊपर। अब जैसे ये एटम है, एटम के अंदर यहाँ पे जैसे कि क्रिसमस पुडिंग में डले रहता है ना, कहीं कहीं, जो तो नहीं पूरे भरे रहते हैं उनका ना, कहीं कहीं डले रहता है। तो ऐसे ही होता है एटम, एटम में कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन हमें पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे वाटरमेलन में आप देखते होंगे काले काले बीज दिखता है, तो उन काले काले बीज के आप उदाहरण से समझ सकते हो एटम के इलेक्ट्रॉन किस तरह वहाँ पे होते होंगे। ठीक है, अब इसलिए यहाँ पे ना आप डायग्राम से समझ लो, इस डायग्राम से अच्छी तरह समझ जाओगे, क्योंकि उसका ना थोड़ा आपको मुश्किल होगा समझने में। जैसे ये डायग्राम है, अभी डायग्राम यहाँ पर एटम का है, उन्होंने इस तरह का डायग्राम हमें दिया। जैसे कि आप देख रहे हो, ये है, देखो ये है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, और जो लाइन है ना, इस लाइन को उन्होंने बताया पॉजिटिव स्पेयर। अब यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे कि एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जे थॉमसन के बारे में थोड़ा सा जानेंगे कि जे थॉमसन का कहाँ पे बॉर्न हुए थे, वे क्या थे, उन्होंने किस किस तरह के प्राइज़ मिले। काफ़ी इजी लैंग्वेज यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसे आप पढ़ सकते हो। तो यहाँ पे देखो, इन्होंने यहाँ पे नोबेल प्राइज़ भी वॉन किया था, ही वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज़। इन्हें एक फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ मिला था 1906 में। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पर
थॉमस प्रपोज दैट, अब थॉमस ने क्या प्रपोज किया, एन एटम कंजिस्ट ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज पेयर एंड द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड। जैसे कि मैंने आपको बताया वही चीज़ लिखी है, जो एटम है वो पॉजिटिवली चार्ज पेयर होता है, द इलेक्ट्रॉन आर एम्बेडेड है ना। जैसे ये है, इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो बीच बीच में पड़े रहते हैं इलेक्ट्रॉन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन इस तरीके से अरेंज रहते हैं। हमको सेकंड प्रपोज दे रखा है, द नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज आर इक्वल मैग्नीट्यूड। वेरी इंपॉर्टेंट चीज़, जैसे कि यहाँ पे आपका इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक है प्रोटॉन। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन का जो यहाँ पे पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है इनके बिल्कुल इक्वल होता है। जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज है -12 है या फिर आप -10 है, तो यहाँ पे प्रोटॉन का चार्ज भी +10 होगा, बस इनका साइन में फ़र्क रहेगा। और जो इनका सो द एटम वाज अ होल इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल, न्यूट्रल माना ना ही तो प्लस ना ही तो माइनस। यहाँ पे +10 और यहाँ पे +10, -10 +10 इज इक्वल टू 0, ना ही तो प्लस ना ही तो माइनस। तो इनका हमेशा मैग्नीट्यूड सेम रहता है। आप इसे समझ पा रहे होंगे कि न्यूट्रॉन का और यहाँ पे प्रोटॉन का मैग्नीट्यूड हमेशा इक्वल रहेगा। आगे दे रखा है यहाँ पर, ऑल थ्रो थॉमस मॉडल एक्सप्लेन दैट एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यहाँ पे थॉमस ने बताया कि जो थॉमस मॉडल ने बताया कि जो एटम का मॉडल है वो हमेशा इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है। द रिजल्ट ऑफ एक्सपेरिमेंटल कैरिड आउट बाय अदर साइंटिस्ट कुड नॉट बी एक्सप्लेन बाय दिस मॉडल। पर जब और साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंट किया, अपने अपने मॉडल बनाए या फिर इसको भी एक्सपेरिमेंट करके देखा, तो वे इस वाले यहाँ पे जो इन्होंने बनाया था ना, इस वाले आइटम का स्ट्रक्चर बनाया था, इससे वे सेटिस्फाई नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि इसमें कुछ ना कुछ दिक्कत है। 4.2.2 रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। हम देखेंगे जो रदरफोर्ड थे, इन्होंने एटम का किस तरह का मॉडल हमें बताया। वैसे तो देखो यहाँ पे इन्होंने बताया था हमें कि जो थॉमसन थे इन्होंने बताया था कि एटम के मॉडल में जो हमारा इलेक्ट्रॉन है वो किस तरह पाया जाएगा, पर जो उनका मॉडल था वो इतना सक्सेस नहीं हुआ। अब हम देखते हैं रदरफोर्ड ने क्या किया। एर्नेस्ट रदरफोर्ड वॉज इंटरेस्टेड इज नोइंग हाउ द इलेक्ट्रॉन आर अरेंज विद इन द एटम। जो ये एर्नेस्ट रदरफोर्ड थे, इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट था इलेक्ट्रॉन को जानने में, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करने में एटम के अंदर, कि वे किस तरह से अरेंज हो रखे हैं। रदरफोर्ड डिज़ाइन एन एक्सपेरिमेंट फॉर दिस। रदरफोर्ड ने एक यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया इसे जानने के लिए। इस वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को, फास्ट मूविंग जो अल्फा पार्टिकल बहुत सारे तेज़ चलते हैं ना, फास्ट मूविंग अल्फा पार्टिकल्स को यहाँ पे थिन गोल्ड फॉयल के ऊपर स्ट्राइक करवाया ना, उसके ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इन्होंने क्या क्या किया, अब ये चीज़ पढ़ते हैं। ही सिलेक्टेड अ गोल्ड फॉयल बिकॉज ही वॉन्टेड एज अ थिन लेयर एज पॉसिबल। देख इन्होंने यहाँ पे गोल्ड फॉयल क्यों ली, क्योंकि जो गोल्ड फॉयल है वो 1000 एटॉमिक थिक, मतलब वो बहुत ही ज़्यादा पतली हो सकती है। और अल्फा पार्टिकल इसलिए लिए, अल्फा पार्टिकल्स आर डबली चार्ज हीलियम आयंस। अल्फा पार्टिकल्स क्या है, हीलियम आयंस है, और उनका मास क्या है, 4 यूनिट है। द फास्ट मूविंग, जो अल्फा पार्टिकल्स है बहुत ज़्यादा फास्ट होते हैं, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होती है, इसलिए इन्होंने यहाँ पे अल्फा पार्टिकल्स को लिया और गोल्ड फॉयल को लिया। उस वाले पॉइंट में कि इस वाले एक्सपेरिमेंट को करके क्या हुआ, इट वॉज एक्सपेक्टेड, ये सोचते थे कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, अगर ये अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड एटम्स के ऊपर लगाएंगे तो उनको सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिल जाएंगे। सब एटॉमिक पार्टिकल्स का क्या मतलब हुआ, सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स इनको एटम्स के अंदर के इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। अब किस तरीके से मिल जाएंगे, देखो जैसे कि आपका यहाँ पर ये है, यहाँ पे एक गोल्ड की है, गोल्ड की परत, और यहाँ पे आपने अल्फा पार्टिकल्स की स्ट्राइक करवाई, और गोल्ड की परत में मान लो यहाँ पे है ना सब एटॉमिक पार्टिकल्स, यहाँ पे है कुछ, यहाँ पे है। तो जब ये यहाँ पे जो रेस है, जब ये यहाँ पे इसके अंदर जाएगी, या अल्फा पार्टिकल्स के अंदर जाएंगे, तो ये सोचते थे कि अगर यहाँ पे मान लो यहाँ से निकली और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो इलेक्ट्रॉन से लग के वापस आ जाएगी, और अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वापस ले जाएगी। तो जहाँ से इलेक्ट्रॉन होगा वहाँ से ये वाले अल्फा पार्टिकल्स वापस आ जाएंगे, है ना। तो ये चीज़ इन्होंने सोच के ये वाला एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था। आगे दे रखा है, देखो इस तरीके से वाला एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये देखो यहाँ पे ये है हमारी गोल्ड की परत, तो गोल्ड की परत में अल्फा पार्टिकल्स निकाल दिए, और देख रहे हो ना जो ये एटम्स के बीच में डॉट लगी है, इन्हें कहता है न्यूक्लियस। ठीक है, और ये गोल्ड एटम्स हैं, और इनके बीच में से इस तरीके से निकाला, और कुछ कुछ पार्टिकल वापस आए, कुछ कुछ पार्टिकल्स बिल्कुल सीधे सीधे निकल गए। आगे दे रखा है यहाँ पर, अब हम देखते हैं उन्होंने इस वाले एक्सपेरिमेंट से क्या पाया। बट द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट गेव टोटली अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट। पर जो अल्फा पार्टिकल का ये वाला एक्सपेरिमेंट था, ये बिल्कुल उल्टा ही हुआ। जो उन्होंने सोचा था उससे बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आया, मतलब बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल अपोजिट हुआ। मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अ पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फिल। जो कुछ जैसे जो उन्होंने अल्फा पार्टिकल्स उसके अंदर से निकाले थे ना, कुछ तो बिल्कुल सीधे निकल गए, है ना। जैसे कि आपका एटम है, इसमें से आपने निकाले तो बिल्कुल सीधे निकल गए, उसके ऊपर लग के वापस आए नहीं, कुछ तो ऐसे हो गए। और कुछ पार्टिकल्स क्या हुए, छोटे छोटे एंगल्स बना दिए। छोटे छोटे एंगल से मतलब कुछ इस तरह के, देखो जैसे आप देख पाओ ना, ये एंगल्स कुछ इस तरह के एंगल्स
कुछ ने इस तरह के एंगल्स बना दिए हैं। और आगे यहाँ पे दे रखा है थर्ड पॉइंट में सरप्राइजिंग वन, और मतलब इतने कम पार्टिकल्स रिबॉन्ड हुए। रिबॉन्ड से मतलब कुछ जैसे कि सीधे लाइन में आए आपका, ऐसे कि ये है और आपने इसके ऊपर यहाँ पे अल्फा पार्टिकल गया और बिल्कुल सीधा आ गया। ऐसे बहुत ही कम पार्टिकल है, 12,000 में से ऐसा एक ही पार्टिकल था जो इस पे से लग के वापस आ गया। 12,000 में से ऐसा एक ही पार्टिकल उन्होंने हमें बताया है इन द वर्ड्स में अदर। और अगर अदर वर्ड्स में कहे अदर फोल्ड ने हमें, मतलब इसे समझने के लिए आप समझ सकते हो, अगर आप 15 इंच दूर से टिश्यू पेपर को जलाओगे तो आप देखोगे वो आपको ही वापस कम बैक, मतलब वो वापस आ जाएगा और आपको ही हिट करेगा। ठीक है, अब इन्होंने यहाँ पे हमें रदरफोर्ड के बारे में बताया है कि उनका बॉन्ड कहाँ पे हुआ था, है ना। आप देख सकते हो उन्हें यहाँ पे एक नोबेल प्राइज़ भी मिला था केमिस्ट्री में, 1908 में मिला था, नोबेल प्राइज़ मिला था उनको। और उन्हें फादर ऑफ द न्यूक्लियर फिजिक्स कहते थे। याद रखना इनको यहाँ पे केमिस्ट्री का मिला था और पीछे एक और साइंटिस्ट थे जिन्हें उसका मिला था फिजिक्स का मिला था, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। तो यहाँ पे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया, इसको आपको समझने में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, तो इसे समझने के लिए यहाँ पे इन्होंने एक और एग्जांपल दे रखा है। इसमें क्या है, यहाँ पे एक ओपन फील्ड है, ओपन फील्ड में जैसे कि एक ओपन फील्ड है, ओपन फील्ड में एक वॉल है और वॉल के सामने आपको यहाँ पे एक चाइल्ड को खड़ा कर देना है, एक बच्चे को, और उसके आगे पट्टी बांध देनी है और उसको कहना है कि एक बॉल से उसे लगातार वॉल को हिट करना है, वॉल के ऊपर बॉल दे के मारनी है। तो वो देखेगा, मतलब आप देखोगे कि जो वॉल से जब बॉल लगेगी तो कोई बॉल इधर जाएगी, कोई ऐसे आएगी, कोई इस तरीके से आएगी, है ना। तो इस तरीके से बॉल आएगी। अब आप देखोगे अगर ऐसे ही अगर आप वायर के साथ करोगे, आपने यहाँ तो एक वॉल के लिया, एक वॉल से अपने मारा बॉल तो कुछ इस तरीके से आई। अगर आप यहाँ पे वायर लेते हो, अगर आप वायर के ऊपर बॉल हिट करोगे तो आप देखोगे कुछ इसके अंदर से बीच में से निकल जाएगी, कुछ उस पर से लग के आ जाएगी। तो इससे हमें समझ में आता है कि अगर रास्ते में कोई चीज़ होगी तो उससे लग के वापस आएगी, अगर रास्ता खाली होगा तो उसमें से वो चीज़ सीधी सीधी निकल जाएगी। ठीक है, नो साउंड, है ना, उसमें से कोई साउंड नहीं आएगा। आगे लिखा हुआ है फ्लोइंग अ सिंपल। हम यहाँ पे जो हम जो आगे चैप्टर पढ़ेंगे ना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ना। यहाँ पे जो पॉइंट्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मोस्ट ऑफ द स्पेस इनसाइड द एटम, एटम के अंदर काफ़ी स्पेस ऐसा होता है जो कि एम्प्टी होता है, मतलब एटम अधिकतर खाली रहता है। बट मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल पास थ्रू द गोल्ड फॉयल विदाउट गेटिंग डिफ्लेक्टेड। कुछ अल्फा पार्टिकल जो हैं वो गोल्ड फॉयल से, मतलब गोल्ड फॉयल के जो पार्टिकल्स उसमें लगे ही नहीं, सीधे निकल गए। बहुत थोड़े से पार्टिकल हैं जो कि पॉजिटिव चार्ज पे जाके टच हुए और उनसे आए। मतलब एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज बहुत ही ज़्यादा कम रहता है। एटम के बीच में न्यूक्लियस रहता है, अब जो न्यूक्लियस के आसपास जो पॉजिटिव चार्ज है वो बहुत ज़्यादा कम रहता है। वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल व डिफ्लेक्टेड। और 180 डिग्री तो बहुत ही कम पार्टिकल्स से बनाया, मतलब सीधे पार्टिकल्स तो बहुत कम ही आए, है ना। और मास ऑफ द गोल्ड एटम और कॉन्स्टिट्यूट इन अ वेरी स्मॉल वॉल्यूम। और जो उनका वॉल्यूम था वो भी बहुत कम था एटम के अंदर का। अब हम यहाँ पे डाटा देख सकते हैं, फ्रॉम डाटा ही ऑल्सो द। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो न्यूक्लियस है वो एटम से 10⁵ टाइम छोटा है। ऑन द बेसिस ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड, अगर उनके एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम देखें तो यहाँ पे न्यूक्लियस के बारे में उन्होंने बताया है, देयर इज पॉजिटिव चार्ज सेंटर, है ना। यहाँ पे एक जो एटम है इसके बीच में न्यूक्लियस होता है, पॉजिटिव चार्ज रहता है। नियरली ऑल द मास ऑफ एन एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस और द इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है ना, ये इसके आसपास ऐसे घूमता रहता है। द साइज, और जो न्यूक्लियस का साइज़ है ये एटम के साइज से बहुत ज़्यादा छोटा रहता है। ठीक है, यहाँ पे इन्होंने इतना ही बताया है न्यूक्लियस के बारे में। अगर आपको इसके अंदर भी कन्फ्यूज़न रह रहा होगा, आगे हम एक और पढ़ेंगे यहाँ पे बोर मॉडल ऑफ एटम, इससे आप इसको अच्छी तरह समझ जाओगे, है ना। एटम के बारे में चैप्टर 4 में आपका सब कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। यहाँ पे उन्होंने कुछ ड्रॉबैक बताए हैं, ड्रॉबैक मतलब कुछ कमियाँ बताई हैं उनके मैटर की, उनके मॉडल की कुछ कमियाँ बताई हैं। देखो अब इसमें ना पैराग्राफ में लिखे तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, है ना, पर आपको ना मैं अलग से बता देता हूँ। जैसे कि एक एटम है, एटम के बीच में न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के साइड में जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन घूमता है तो उसे कुछ एनर्जी चाहिए, तो यहाँ पे कुछ एनर्जी वो लेता रहता है ड्यूरिंग एक्सीलरेशन, वो कुछ एनर्जी लेता रहता है और यहाँ पे एनर्जी लूज भी करता रहता है। तो अब न्यूक्लियस में वो एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी। इफ़ देयर वर सो द एटम शुड बी हाईली अनस्टेबल and hence matter will not existence in the form that we know that atoms are quite stable, है ना। तो जो ये न्यूक्लियस है फट जाएगा तो हमें क्या समझ में आता है, जो एटम है वो क्वाइट स्टेबल है, इसलिए एटम तो जाएंगे है ही नहीं कहीं पे, एटम तो हमेशा रहता है ना। ये चीज़ तो हमें पता है ना कि एटम तो हमेशा रहता है, एटम तो एक क्वाइट स्टेबल है ना। तो हमने यहाँ पे समझा कि एटम को हम किस तरह, एटम का स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। अब इस वाली कमी को दूर करने के लिए और इसे और अच्छे से समझने के लिए हम यहाँ पे और भी मॉडल देखेंगे आगे। बोर, जैसे यहाँ पे देखा है बोर्स मॉडल ऑफ द एटम। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।